नमस्कार दोस्तों, इस अंक में आपका स्वागत है। आज फिर से 50 प्रश्नों का जीएस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें। आशा है इससे बहुत प्रश्न लड़ेंगे। गेस किया गया है ढेर सारे बुक से। ढेर सारे बुक्स कह सकते हैं, कहने का मतलब है कुछ गाइड से भी हम लिए हैं तो कुछ लूसेंट से भी उठाए गए हैं क्वेश्चंस। तो सभी आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आशा है सिर्फ इसलिए कि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और ध्यान से देखें। एक एक चीज़ों को देखें, स्किप ना करें। वीडियो देखते समय स्किप ना करें, एक एक चीज़ों को देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का सबसे पुराना सिद्धांत है। भारतीय दर्शन का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, ध्यान से देखें। सबसे पहले आप देखें कि इसके प्रवर्तक कौन है। सांख्य दर्शन के कपिल हैं, ये सब क्वेश्चंस में आ सकता है। योग के पतंजलि हैं, पतंजलि आप जानते होंगे, योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। वैशेषिक के कनाद हैं और मीमांसा के जैमिनी हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कनाद और मीमांसा के जैमिनी। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। और भारतीय दर्शन का सबसे पुराना सिद्धांत ये सांख्य है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन जो है वो सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। दूसरा नंबर कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। ओ डायर, जनरल डायर, जॉन सीमन, हंटर। इसका सही जवाब हंटर हो जाएगा। ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी से भी ध्यान में रखने हैं। 13 अप्रैल को हुआ था और 1919 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट जब आया था, रॉलेट एक्ट आया था, इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी, काला कानून की संज्ञा दी गई थी। इसके विरोध में जालियांवाला बाग में बहुत लोग इकट्ठा होकर के किचलू जो थे उस समय के नेता थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के तहत। तो उसका विरोध करने के लिए उसे किस तरह से छुड़ाया जाए, इसी पे आपसी सहमति के लिए वहाँ पे बैठक हुआ था जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर में स्थित है। और जनरल डायर के आदेश पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग किया था और ढेर सारे बेवजह के, कह सकते हैं बेगुनाह आदमी लोग मारे गए थे। उसमें हजारों की संख्या में लोग मरे थे, लेकिन राष्ट्रीय रिकॉर्ड बताता है 300-400, लेकिन हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग मरे थे। तो उसकी समिति, उसकी जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए समिति गठित की गई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, हंटर थे। चलिए तीसरा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तीसरा कहता है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया। क्वेश्चन को हमेशा समझ लेना है। संगठित किया पूछ रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु राम सिंह। अगर शुरुआत की बात हो तो शुरुआत किसने किया था, शुरुआत किया था 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल के द्वारा, भगत जवाहर मल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1840 ईस्वी में। लेकिन अगर संगठित की बात की जाए तो गुरु राम सिंह का नाम आता है। गुरु राम सिंह के द्वारा यह संगठित किया गया था, जिसे बाद में चल के निर्वासित किया गया था, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में। और शुरुआत अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चंस में ज़्यादातर शुरुआत ही पूछा जाता है, तो 1840 में भगत जवाहर मल इसका सही जवाब हो जाएगा। और कुक्का आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। तो दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझने हैं, ठीक है। वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, बहुत आसान है, ये भूकंप अधिकेंद्र हो जाएगा। अधिकेंद्र से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ध्यान से देखना है, सिस्मोग्राफ आप लोग समझते होंगे। और जो तीव्रता मापी जाती है उसे हम लोग रिएक्टर स्केल कहते हैं, रिएक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। तो दोनों मैटर को समझना है, दोनों को याद रखना है। सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल क्या है ये भी आपको समझने हैं। हमेशा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है, ध्यान देना है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो खार्तूम जो शहर है ये सूडान में स्थित है। खार्तूम शहर
और यह नील नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये सही है। रॉटरडम टेम्स नदी के किनारे है, ये भी सही है। पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। पेरिस शहर जो है ये सीन नदी के किनारे है, तो ये राइन नदी दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन के अनुसार भी ये ठीक नहीं है। कौन युग्म सुमेलित पूछ रहा है, तो ये खार्तूम तो नील नदी, ये सही है। टारडम भी ये गलत हो जाएगा, टेम्स नदी के किनारे नहीं है। लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे है, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। तो मेनली रूप से आप देखें तो आपका खार्तूम ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। खार्तूम ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। नंबर 7वां, संविधान में संघ की राजभाषा, ध्यान देना है ये इस चीज को, के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो यह मिली थी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कब मिला था? 14 सितंबर को। समय क्या था? 14 सितंबर समय था, और 1949 ईस्वी को इसे संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। और इसको रखा गया था संविधान के अनुच्छेद की अगर हम चर्चा कर लें तो अनुच्छेद 343 का 1 में यह वर्णित है। किस रूप में? लिपि के रूप में देवनागरी और राजभाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, 343 का 1 और 1949 ईस्वी 14 सितंबर, और यही कारण है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस, इसको भी आप नोट कर लेंगे, इसे हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर के रूप में मनाया जाता है हिंदी दिवस, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ये कौन करते हैं? नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और सदस्य जब अपना पद त्यागना चाहे तो त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। और भी एक चीज है कि इसका जो वर्णन मिलता है आपको, ये अनुच्छेद 316 में वर्णित है। ठीक है, ये जो लोक सेवा आयोग का जो सदस्यों का या फिर लोक सेवा आयोग का गठन की अगर चर्चा की बात करें तो यह कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 316 में वर्णित है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल की अगर हम यहाँ पे चर्चा कर लें, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, या फिर 65 वर्ष, कोई पहले जो हो जाए, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 316 में गठन है। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, और सदस्य अपना अगर पद त्यागना चाहता है तो इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। चलिए, निम्नलिखित किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है? बजट पेश करने की शक्ति? नहीं, ये लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक पारित करने की शक्ति? ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति? ये भी नहीं है। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, ये राज्यसभा में भी उपस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, एक एक चीजों को समझते जाना है। मत पत्र, जिसको हम लोग वोट देते समय मत पत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले बार कहाँ प्रयोग हुआ था? ये यूनान में प्रयोग हुआ था 139 ईसा पूर्व में। बहुत पहले 139 ईसा पूर्व में ही यूनान में मत पत्रों का प्रयोग किया गया था। दोस्त यहाँ पे समय जाया नहीं होगा। 50 प्रश्न के लिए आपसे जो समय लिया जाता है बस वही यहाँ पे देना है। एक एक चीज़ों को डिटेल से समझाएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कि यहाँ इससे प्रश्न बनेंगे वहाँ हम आपको समझा देंगे। प्रश्न के साथ साथ ढेर सारे यहाँ पे तथ्यों को उजागर किया जाएगा, फैक्ट्स भी आप समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा ना हंसी मजाक होता है ना समय जाया होता है, सिर्फ आपको क्लास में आधा घंटे का समय देना होता है, बस सारा काम आधा घंटे में हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य में मनी बिल यानी कि वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों में से किसी भी सदन में? नहीं। दोनों सदनों में एक साथ? नहीं। केवल विधानसभा में? हाँ, विधानसभा में ही वित्त विधेयक पारित किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। ये मनी बिल बोला जाता है, वित्त विधेयक। चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो कार्य को भी याद रखना है। इनके जो कार्य होते हैं, अधिकार होते हैं, इसको याद रखना है। संसद का अवसान करना, ये सही है। प्रार्थना पत्र, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ये भी सही है। राज्यसभा भंग करना, राज्यसभा भंग करने का विषय नहीं है, इसलिए इसे
भंग नहीं किया जा सकता। बाकी संसद के सम्मुख बजट प्रस्ताव करवाना ये सही है, लेकिन ये राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। 13 देखिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। इसे भी आपको याद रखना है। 1997 ईस्वी में किस गैस के उत्सर्जन के लिए? तो गैस क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को जो फैलाने वाला होता है, ग्लोबल वार्मिंग का जो उत्तरदायी गैस होता है, ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैस को कम करने के उद्देश्य से यह किया गया था। तो उस कमी के लाने के लक्ष्य में बनाया गया था। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा 13 का। 14 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 14 क्या कहता है? निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है सूर्य के प्रकाश पर? नहीं। प्रकाश संश्लेषण पर? हाँ, प्रकाश संश्लेषण पर यह निर्भर करता है, रंध्रों का खुलना और बंद होना। ठीक है, इसे याद रखने हैं। चलिए अगला देखें। पौधों में खाद्य पदार्थों का जो रूपांतरण होता है वो किस रूप में होता है, ये बताना है आपको। पौधों में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टार्च के रूप में। खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैसें नहीं थी? तो दो गैसें नहीं थी, एक ऑक्सीजन नहीं था और एक नाइट्रोजन भी नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये वातावरण में ये गैसें नहीं थी। ऑप्शन के अनुसार ऑक्सीजन सही जवाब होगा। चलिए, तटबंदी संबंधित है, ये व्यक्ति कौन है जो तलवंडी से संबंधित है? तो ये गुरु नानक हो जाएंगे, जो कि सिख धर्म की स्थापना किए थे। गुरु नानक जिनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था, पंजाब में स्थित है तलवंडी। गुरु नानक का जन्म हुआ था और ये सिख धर्म की स्थापना किए थे। सिख धर्म की स्थापना किए थे। सिख धर्म की स्थापना भी किए थे। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी इन्हीं से संबंधित है, गुरु नानक से संबंधित है। आगे देखेंगे, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में किसके विरोध में किया था? ध्यान देखिए, क्वेश्चन से अगर आप समझ जाते हैं तो आंसर फटाक से बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो सही, बाद में तो पछतावा होगा ही, लेकिन उस समय आप गलत कर देंगे। 1919 में गांधी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था, ठीक है। किसके विरोध में? नमक कानून तो उस समय था नहीं। रॉलेट एक्ट तो था। भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919 नहीं, इसके विरोध में नहीं किए थे। जालियांवाला बाग नरसंहार, इसके विरोध में भी नहीं किए थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में किए थे। ये 1919 इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह जो किया था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में किए थे, ना कि जालियांवाला बाग। बहुत लोग इसी को मारेंगे, याद रखेंगे सर, इसी को मारेंगे, जालियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ नहीं, रॉलेट एक्ट के खिलाफ वो सत्याग्रह हुआ था। चलिए, माई कंट्री माई लाइफ एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये बताना। अन्ना हजारे, एल.के. आडवाणी, प्रणब मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी। इसका सही जवाब हो जाएगा एल.के. आडवाणी, जो कि उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर ये रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ये पूर्व कह सकते हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री। तो एल.के. आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं। आगे देखेंगे 21 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? विशाखापत्तनम, गोलकोंडा, काकीनाडा, मसूलीपत्तनम। इसका सही जवाब हो जाएगा मसूलीपत्तनम, जो कि कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ये। और बिहार में बताइए, मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। वाई आई एम ए हिंदू, देखिए क्या है पुस्तक का नाम, वाई आई एम ए हिंदू एक पुस्तक है। इसके लेखक पूछा जा रहा है, तो देखिए फर्स्ट में ही इसका नाम है शशि थरूर। ये कांग्रेस के नेता है शशि थरूर, जो कि एक लेखक भी हैं। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अशोक चक्र, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? अशोक चक्र है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1952 ईस्वी से की गई थी। और अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है नीरजा भनोट है।
जिन्हें मरणोपरांत 1987 ईस्वी में दिया गया था। 1987 ईस्वी में मरणोपरांत दिया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, मरणोपरांत दिया गया था। तो इस तरह से मरणोपरांत दिया गया था नीरजा बनोट को 1987 ईस्वी में। शुरुआत कब की गई थी? 1952 ईस्वी में। और पहली महिला थी अशोक चक्र से सम्मानित नीरजा बनोट, 1987 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। चलिए 24 नंबर सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है, अनुच्छेद 72। चलिए आगे नंबर सवाल देखेंगे 25। निम्नलिखित में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? उप मुख्यमंत्री बनी है बिहार की पहली महिला है रेणु देवी, अंजू बाला, अपर्णा यादव, किरण बेदी। तो ये रेणु देवी हैं जो बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री के रूप में बनी है, पहली महिला उप मुख्यमंत्री। रिंग फेंस की नीति संबंधित है, रिंग फेंस की नीति जो संबंधित है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, वॉरेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। इस नीति का संबंध जो है, इस नीति के अनुसार अगर आपको सुरक्षित रहने हैं तो पड़ोसी देश की सीमा को भी सुरक्षित रखना है, पड़ोसी देश की सीमा को भी सुरक्षित रखना है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये है रिंग फेंस की नीति और ये संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। ये गवर्नर बने थे 1772 ईस्वी में, इसे भी आपको याद रखना है। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बने थे। चलिए आगे, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़ी के रूप में अंकित है, ये बताना है। मौर्य पाटलिपुत्र राजधानी है, ये तो सही है। पांडे राजधानी मदुरै है, ये भी सही है। पांडे वंश की राजधानी मदुरै, ये भी सही है। पल्लव वंश की राजधानी बेल्लौर नहीं है, ये गलत है। कांचीपुरम है, कांचीपुरम है, इसे याद रखना है, कांचीपुरम। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। पल्लव वंश की जो राजधानी है वो कांचीपुरम है। बाकी काकतीय वारंगल, ये सही है, काकतीय वंश का राजधानी वारंगल, ये भी सही है। चलिए अब आगे देखेंगे 28 नंबर सवाल। सूची का मिलान करना है, एक तरफ सम्राट है और एक तरफ उसका मकबरा है, तो ध्यान से देखने हैं। सबसे पहले आप देखें बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है, ये काबुल में है, मिलान कर देना है। अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में है। जहांगीर की अगर बात कर ले तो ये लाहौर में स्थित है, और शाहजहां की बात करें तो ये आगरा में स्थित है। ये मकबरे की बात हो रही है सम्राट मुगल काल के। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। टिटिकाका झील बोलिविया पेरू के बीच में स्थित है, ये सही है आपका। टिटिकाका झील है जो कि बोलिविया और पेरू के बीच में स्थित है। उर्मिया झील है, ये ईरान में स्थित है, ये भी आपका सही है। रेंडियर झील रूस में नहीं है बल्कि ये कनाडा में स्थित है, रेंडियर झील, ठीक है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो रेंडियर झील रूस के साथ सुमेलित नहीं है बल्कि ये कनाडा के साथ सुमेलित है। अथावास्का झील ये कनाडा, ये सही हो जाएगा। यानी कि 3 आपका सही है। रेंडियर झील कनाडा के साथ होगा, यही आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ देश है और एक तरफ उसकी राजधानियां हैं, तो इस तरह से आपको मिलान करने हैं। फिनलैंड हेलसिंकी की राजधानी है, ये सही है। बोलिविया की राजधानी लापाज है, ये भी सही है। इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है, इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है बल्कि अदिस अबाबा है। कहाँ है? अदिस अबाबा, ये राजधानी है इथोपिया की, अदिस अबाबा, ना कि लुसाका। यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये भी आपका सही है। फिनलैंड हेलसिंकी, बोलिविया लापाजा, इथोपिया ये अदिस अबाबा, यूक्रेन की राजधानी कीव है। एक एक चीज़ों को आपको पॉइंट नोट करना है, ध्यान देना है, प्रश्नों को समझने के साथ साथ तथ्यों को भी समझना है, और उसके पीछे के जो भी तर्क हैं उसको भी आपको देख लेने हैं, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ दे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? ये बात विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी लागू है। तो 6 माह तक कोई भी मंत्री पद पर रह सकता है बिना किसी सदस्यता के, बिना बिहार विधानसभा, जहां विधानमंडल है, विधानमंडल कहने का मतलब है कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो वहाँ वो या तो विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए या फिर विधानसभा के सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है और उसे मंत्री बना दिया जाता है तो वह 6 माह तक ही वो पद पर रह सकता है, और इस अंदर उसको सदस्यता हासिल करनी होगी। लोकसभा में भी वही स्थिति है। अगर लोकसभा का सदस्य है
या राज्यसभा का सदस्य है तो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे सदस्यता हासिल करनी होगी। चलिए 32 नंबर सवाल देखेंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहले जान लें कि इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, ये कटक में है, उड़ीसा में। कहाँ है? कटक में, उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वो राज्य कहलाता है डायरकी। चलिए आगे देखेंगे। 34 INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में क्या है? पनडुब्बी है, गनबोट है, या फिर विमान वाहक है, भारवाही जहाज है? तो ये विमान वाहक पोत है। INS विराट क्या है? विमान वाहक पोत है। 1997 ईस्वी में जब विक्रांत जो था, विक्रांत को कह सकते हैं कि रिटायरमेंट कर दिया गया, उसके बाद से INS विराट ही भारतीय नौसेना की सेवा में विमान वाहक के रूप में कार्य कर रहा है। INS विराट। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। द्विविभाजित अलग होती है, दक्षिण और उत्तर करके अलग हो जाती है। तो यह है, एक लूनी नदी है और एक बनास नदी है। तो यहाँ पे बनास कहीं नहीं दिया हुआ है, मानस है। बनास इसको बोला जाता है, इस नदी का नाम है। तो लूनी और बनास इसका सही जवाब हो जाएगा। अरावली पर्वत को 2 श्रृंखलाओं में द्विविभाजित करती है। 36 देखिए, इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? अवधी, मगधी, भोजपुरी या फिर मैथिली? तो अवधी इसका सही जवाब हो जाएगा। अवधी जो होता है वो बिहार की भाषा नहीं है। बाकी के 3 भाषा आप देख सकते हैं, ये बिहार की भाषा है। निम्नलिखित में कौन से स्थायी पवनों का उदाहरण पूछा जा रहा है? स्थायी पवनों का उदाहरण पूछता है, तो इसका सही जवाब बताना है आपको। अस्थायी पवन कौन है? ये व्यापारिक पवन कहलाते हैं। ये पवनें क्या कहलाती है? व्यापारिक पवन कहलाती है, जो कि अस्थायी पवन के रूप में जाना जाता है। चलिए, इरडा जिसे IRDA भी कहते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? यह 1999 ईस्वी में स्थापित की गई है। 1999 ईस्वी में IRD की स्थापना की गई है। अगर इसे फुल फॉर्म में जाने तो इंश्योरेंस इसका नाम होता है, इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस इसे बोला जाता है। R से रेगुलेटरी होता है, ठीक है। और D से होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, भी इसे बोला जाता है। A से अथॉरिटी। तो एक एक चीज़ों को आपको समझना है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से बोला जाता है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई है और यह बीमा से संबंधित है। बीमा से इरडा यानी कि IRDA संबंधित है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो स्तन ग्रंथि से जो दूध निकालने में, स्राव करने में जो भूमिका निभाता है, इसे ऑक्सीटोसिन के नाम से जाना जाता है। चलिए, सुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है? सुंडा जलडमरू मध्य बताना है। सुंडा जलडमरू मध्य जो है ये इंडोनेशिया में अवस्थित है और यह सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच स्थित है। जावा तथा सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। कहाँ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। इसका सही जवाब जावा और सुमात्रा हो जाएगा। चलिए, 41 कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो होता है अस्थायी होता है। अस्थायी होता है जिसका सिलेक्शन जो होता है वो 2 वर्षों के लिए किया जाता है। 2 वर्षों के लिए किया जाता है। उसका सिलेक्शन 2 वर्षों के लिए किया जाता है। कौन कौन है? एक USA तो है, ठीक है, USA है। कनाडा तो है नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद जापान भी नहीं है। आगे चलें तो जर्मनी नहीं है। तो ये 3 तो कट गया, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। USA हो जाएगा, रूस हो जाएगा, UK हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और चीन। ये 5 अस्थायी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो संगीत के क्षेत्र में 6 व्यक्तियों को दिया गया। 6 व्यक्तियों को यह भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत की अगर बात कर लें, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई है बताइए? 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत की गई है। 6 व्यक्तियों को अब तक संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। ये ऑप्शंस में तो नहीं है, ऑप्शंस में नहीं है।
6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है? 1998 ईस्वी में सुब्बलक्ष्मी को दिया गया है, सुब्बलक्ष्मी को दिया गया है, ठीक है, इसे याद रखने हैं। फिर एक 1999 ईस्वी में दिया गया है। 1999 ईस्वी में किनको दिया गया है? ये रविशंकर को दिया गया है। हो सकता है बहुत को हम शॉर्टकट बता रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। उसके बाद 2001 ईस्वी में 2 आदमी को दिया गया है। एक लता मंगेशकर हैं, लता मंगेशकर हैं, और एक हैं ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, बिस्मिल्लाह खान हैं, तो इन्हें भी दिया गया है। 2001 ईस्वी में 2 आदमी को दिया गया है। उसके बाद 2009 ईस्वी में दिया गया है, इन्हें दिया गया है, भीमसेन जोशी को दिया गया है, भीमसेन जोशी को दिया गया है। उसके बाद 2019 में दिया गया है भूपेन हजारिका को, भूपेन हजारिका को दिया गया है। तो इस तरह से 6 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। 6 व्यक्ति को अभी तक, जब से 1954 से शुरुआत हुई है, और 6 व्यक्ति को सुब्बलक्ष्मी, रविशंकर, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान, भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका को, सबको याद रखने हैं। 6 व्यक्ति को दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, तो झिम्पा लाहिरी, अमिताभ घोष, वी.एस. नायपाल, विक्रम सेठ। तो इसका सही जवाब वी.एस. नायपाल हो जाएगा। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक हैं। चलिए, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है, इसे याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? मनोरंजन कर ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसे याद रखेंगे आप। बिक्री कर ये भी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। आयकर ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। बाकी उत्पाद कर ये भी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो तीनों को याद रखने हैं, चारों को याद रखने हैं। आयकर जो होता है प्रत्यक्ष कर होता है। चलिए आगे देखेंगे। आईसीसी की नई नीति के अनुसार कितने साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं? तो ये 15 साल हो जाएगा इसका सही जवाब। ये नया नियम है और 15 साल से नीचे के कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकता है। चलिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक पूछा जा रहा है, तो ये सीवी रमन है। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था भारत रत्न की शुरुआत कब की गई है। भारत रत्न की शुरुआत की गई है, शुरुआत की अगर हम चर्चा कर लें यहाँ पे भी तुरंत हमने बताया 1954 ईस्वी में, और 1954 ईस्वी में ही सीवी रमन को दिया गया था। 1954 में ही सबसे पहले सीवी रमन को भारत रत्न से नवाजा गया था। 1954 ईस्वी में ही दिया गया था, ठीक है, भारत रत्न दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल भी मिल चुका है 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में नोबेल से सम्मानित व्यक्ति हैं ये। सीवी रमन नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं 1930 ईस्वी में। क्यों? तो सीवी रमन 28 फरवरी 1928 ईस्वी को रमन प्रभाव की खोज किए थे। रमन प्रभाव की खोज किए थे, इसके लिए इन्हें दिया गया था क्या? 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बाद में चलकर 1954 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। और ये 28 फरवरी जो आप देख रहे हैं, जब रमन प्रभाव की खोज की गई थी 1928 ईस्वी में, और ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, नोट कर लेने हैं। चलिए, मार्को पोलो किस देश का वासी था? यह वासी था इटली का, जो कि भारत की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो 50 नंबर। और आज का अंतिम सवाल देखेंगे। स्वचालित वाहनों में पश्च दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।